और योगी जी को एक न सिर्फ हिंदू का नेता बल्कि सर्व समाज का नेता आज के लोग मान रहे हैं। और ऐसे में उनकी मां के खिलाफ ऐसा बयान देना किसी मौलाना के द्वारा नहीं। मैं चाहता हूं कि अब्दुल साहब को तो समझ में आ गई है, लेकिन उनसे और भी मौलाना मौलवी को सीख लेनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं मानता हूं, और इनके घर को भी ध्वस्त करना चाहिए अगर इसमें इलीगल इंक्रोचमेंट इन्होंने किया है तो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां बहन को गाली दी गई, और वो भी आरजेडी के मंच से। फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बयानबाजी करते हैं, घटिया बयान देते हैं, और पॉपुलर होने के लिए मारपीट पुलिस से खाते रहते हैं। और यूपी बिहार में एक प्रचलन है कि नेता बनना है तो पहले पुलिस के लाठी खाओ। आगे आने वाले चुनाव में बहुमत से जीत रहे हैं, और उसी की बौखलाहट में आज क्यों नहीं ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं भारत में जब दंगा होते हैं, और जब खामनेई के ऊपर कुछ हो गया तो अपने गहने जेवर पैसे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, और कह रहे हैं वो हमारे रहबर है। रहबर खामनेई है, तो इस देश में रहने की क्या जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, और मुद्दा दोस्तों एक मौलाना साहब का है जो कि 250 ग्राम तक योगी जी की गोश्त पाया जा मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बिहार के कहीं से वो प्रवचन कहते हैं ना, जिन्हें वो स्पीच देते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर वो योगी जी की माँ के बारे में उसका संदर्भ लेते हुए माँ को चीज़ें बोल के वो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि कितना वो बेखौफ हैं और किस तरीके की उनकी भावना है। और वो लोग जो कि कुछ लोगों को मतलब बैठा के सवाल लगाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो इस तरीके की भाषा करते हैं, तो काफ़ी सोशल मीडिया पे हंगामा होता है इस बात के ऊपर कि भाई योगी जी की माँ को, जबकि ये बोला जाता है कि ये योगी जी किस तरीके से बुलडोजर एक्टिविटीज और ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ की जाती है। फिर भी ये हिम्मत आती है, कहा जाता है इनके द्वारा कि जो खाता मिल जाता है गोश्त, उसके घुटने से नीचे छेद कर दिया जाता है। कुल मिला के ये भी नहीं है कि वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उसके बावजूद इतनी हिम्मत आती है, यूपी पुलिस की कार्रवाई होती है, उसके बाद वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। अब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल जी हैं। समझने की कोशिश करते हैं पहले कि ये कैसे देख रहे हैं मौलाने की पहले तो बदजुबानी, और वो भी योगी जी के बारे में, क्योंकि बनारस से खुद विशाल जी हैं। जी, कैसे देख रहे हैं उनके बदजुबानी को, पहले तो आप बताइए सर। देखिए, बहुत ही निंदनीय है कि किसी एक सीटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे बयान देना जिससे कि सामाजिक भावनाएं आहत हो। आज पूरे देश में पूरा देश मांग कर रहा है कि योगी मॉडल हर जगह लागू हो, और योगी जी को एक न सिर्फ हिंदू का नेता बल्कि सर्व समाज का नेता आज के लोग मान रहे हैं। और ऐसे में उनकी मां के खिलाफ ऐसा बयान देना किसी मौलाना के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई बिल्कुल सही हुई है, और इनके घर को भी ध्वस्त करना चाहिए अगर इसमें इलीगल इंक्रोचमेंट इन्होंने किया है तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि ऐसे लोग बयान देकर बच जा रहे हैं। अगर और कोई सरकार होती तो इनके ऊपर क्रूरता से क्रूरता पूर्वक एक्शन लेती, और इनकी हिम्मत नहीं होती ऐसे बयान देने का। क्योंकि जब आप देखेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां बहन को गाली दी गई, और वो भी आरजेडी के मंच से। फिर भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी ऐसे काम नहीं हुए जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाके अगेंस्ट द लॉ जाके हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये भारत ही है, और भारत की डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर ऐसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बयानबाजी करते हैं, घटिया बयान देते हैं, और पॉपुलर होने के लिए मारपीट पुलिस से खाते रहते हैं। और यूपी बिहार में एक प्रचलन है कि नेता बनना है तो पहले पुलिस के लाठी खाओ, तो वही मुझे लगता है ये करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की लाठी खाकर नेता बनना चाहते हैं। पर इस तरीके के बयान कहते हुए, और मतलब ये लोग एक तरह से प्रवचन दे रहे हैं, एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ये किस तरीके के ये मोटिवेशन है, और किस तरीके का कहा जाता है कि जी भाईचारा है और ये सब चीजें हैं, ये क्या दर्शा रहा है? इनका मकसद क्या दिखाई दे रहा है ऐसी बात? देखिए, इनका मकसद साफ है कि भारत में एक बार फिर से कार्रवाई हो रही है जी, इनका मकसद साफ है कि भारत में एक बार फिर से गजवा हिंद हो। इनका मकसद साफ है कि भारत में एक बार फिर से मुसलमान राज करे। इनका मकसद साफ है कि भारत में जितने भी हिंदू लोग हैं उनको कन्वर्ट कर जबरदस्ती
तलवार की नोक पर मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसको नहीं मानते हैं उनको आगे चल के इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, उसे लागू कर देना चाहिए। सभी के लिए कानून बनाना चाहिए कि एक विवाह सबके लिए, 2 बच्चे सबके लिए। अगर 2 बच्चों से ज्यादा करते हैं तो उसमें सरकारी लाभ कोई नहीं मिलेगा और आपको आरक्षण तक नहीं मिलेगा। अगर यह कानून नहीं लागू हुआ तो आज भारत का क्षेत्रफल जितना है और उस हिसाब से जितनी उसकी आबादी है, एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात तो करती है सरकार, काफ़ी यूजीसी की बात करते करते यूजीसी लेके आ गई और उस पर देख रहे हैं आप प्रधान जी ने आज एक लाइन उस पर क्या देख रहे हैं? देखिए जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है आज कि उनसे बड़ी भूल हुई है और इस भूल की वजह से कई सारी जगहों पर उनकी जो है नाकामी को लोग देख रहे हैं और वो मानते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट आगे चल के जो निर्देश देगी उस निर्देश का पालन करते हुए यूजीसी के कानून में संशोधन किया जाएगा। और मैं भी मानता हूं एक अधिवक्ता होने के नाते कि यूजीसी का जो रूल लाया गया था उसमें डिस्क्रिमिनेशन था जनरल के बच्चों के खिलाफ और उस डिस्क्रिमिनेशन के बदले में ये सरकार ने अभी तक जो बयान नहीं दिया है पहली बार देके कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कि लोगों को अब ये क्लियर हो जाएगा कि ये सरकार ने नियम नहीं लाया था, एक कमेटी ने नियम लाया था जिस कमेटी को हेल्ड कर रहे थे दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रखर जो है वक्ता भी हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिकरण यूजीसी का किया गया है। अब सरकार जब खुलकर सामने आई तो मैं उसका स्वागत करता हूं ऐसे बयान का और मैं मानता हूं कि आगे चल के यूजीसी का कानून पूरी तरीके से रद्द हो, 2012 के यूजीसी का कानून और 2026 के यूजीसी कानून का समन्वय बने और जो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे उस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से वो कानून आगे बढ़े। चलिए उस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि फिर विरोधी भी अब कहेंगे कि देखिए वही हुआ जिसका डर था, तो इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ यूजीसी की बात की आपने, बात तो यूजीसी करती है सरकार और 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी करती है, तो वहीं पर उस पर यह ऐतराज उठाया जा रहा है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता, अभी मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के नेता का बयान कि आपको ये जो इस टाइम आफत आई हुई है तेल गैस की जो हो रही है दुनिया में मारामारी और आपको रेट नहीं बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी का फायदा है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता तो ये धड़ाक से सब रेट बढ़ा देते, लेकिन क्योंकि चुनाव है 4 जगह स्टेटों में, इस वजह से ये नहीं बढ़ रहा था। अब ये कैसे सक्सेस होगा बताओ? नेता तो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। जी, मेरा मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए और टैक्स पेयरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसमें टैक्स पेयर्स का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है इलेक्शन के कामकाज में। अगर एक ही बार एक नागरिक जाके इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करके आ जाएगा तो उसके भी आने जाने का खर्चा बचेगा और कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरा मानना है कि आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कानून बनाने चाहिए। पर विपक्ष जो कह रहा है, मैं शायद समझा नहीं पाया आपको, विपक्ष जो ये कह रहा है कि देखिए अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो ये बात करती है सरकार, अगर ये ले आती तो आपको ये सारी चीजें इस टाइम जब प्रेशर है गैस और ऑयल का, नहीं मुझे रेट महंगे देने पड़ते हैं, अभी इस वजह से आपको सस्ते नहीं पड़ रहे क्योंकि चुनाव है, ये कह रहा हूं मैं आपको। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस समय की जो सरकार है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी दबाव में नहीं है, वो साफ तौर पर भारतीय नागरिकों के साथ है और भारतीय लोगों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक युग पुरुष मिला है और ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा अपनी प्रतिबद्धता अपने देश के और अपने प्रियजनों अपने लोगों के लिए दिखाते हैं। तो लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमें एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे हमारा प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आज एक भारत ही ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से छाती तान कर निकल कर आ रहा है और भारत के नागरिक चाहे वो ईरान में हो, चाहे इजराइल में हो, चाहे रसिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूक्रेन में हो, युद्ध के समय भारतीय झंडा लेकर खुले तौर पर सीना टाइट करके वहां से निकल कर आए हैं। इस बात से कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। तो चलिए 1 नेशन और 1 इलेक्शन और यूसीसी के ऊपर तो धुरमुर रवैया सरकार का अपना रही है, लेकिन अब बातें मौलाना को बिहार में ये बयानबाजी की जाती है। बिहार की सरकार या बिहार की प्रशासन ने इस बात को गलत कैसे नहीं समझा? यूपी का प्रशासन जाता है, पुलिस जाता है, उसे अरेस्ट करके आता है, लीगली तौर पे कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनमानस में सभी लोगों को पता है कि कुर्सी का महत्व होता है। कुर्सी पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है तो उस
कुर्सी का जो है पावर होता है और उस कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी उस कुर्सी पर नहीं होते, दूसरा कोई भी सीएम होता तो उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता, उनके लिए भी वही कानून होते, उनके लिए भी पुलिस वही करता। क्योंकि एक प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रदेश के लिए दिन रात अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, अगर उसके माँ बहन को कोई गाली देगा, उसको कोई गाली देगा, तो वो भी एक नागरिक है, वो भी पुलिस एक्शन चाहेगा और पुलिस एक्शन होगा। एक सामान्य व्यक्ति को अगर कोई माँ बहन की गाली दे, नहीं, बिहार पुलिस को करना चाहिए था। मुझे लगता है कि उस समय बिहार पुलिस की जानकारी में ये चीजें नहीं रही होंगी, और जब ये वीडियो कहीं से निकल कर आया होगा, वायरल हुआ होगा, तब ये संज्ञान लिया गया। जी, संज्ञान लिया गया। ये चीजें वही कह रहे हो, तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? योगी जी की सरकार ने देखिए, मैं मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आगे आने वाले चुनाव में बहुमत से जीत रहे हैं, और उसी की बौखलाहट में तमाम लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं बहुत सारे मुस्लिम बहनों और महिलाओं का भी बयान सुना, जिसमें वो भी कह रही हैं कि जितनी सुरक्षा हमें योगी राज में मिली, उतनी सुरक्षा कहीं नहीं मिली, हम वोट योगी जी को ही देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे बौखलाहट में तमाम विपक्ष के नेता, तमाम मौलाना, तमाम मौलवी जो कि देश में अखंडता नहीं लाना चाहते हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, और इस तरीके के बयान की वजह से आपस में लोगों की लड़ाई, मारपीट और सौहार्द बिगड़ रहे हैं। आप देखिए कि एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहा है कि योगी जी घुसपैठिया हैं, योगी जी आतंकवादी हैं, योगी जी माफिया हैं, अपने ऊपर से केस खत्म कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहूं, ये तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, और अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद का सपना भूल जाए, वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज को बांटने का काम तो किया। अब्दुल साहब, आप कह रहे हैं जैसे पर कार्रवाई हुई है शासन प्रशासन की, तो अब वो कह रहे हैं कि गलती हो गई और आगे से सबको ध्यान रखना चाहिए, किसी की भावना आहत नहीं हो। मैं आ गई है या क्या लग रहा है, प्रेशर है? नहीं, मैं चाहता हूं कि अब्दुल साहब को तो समझ में आ गई है, लेकिन उनसे और भी मौलाना मौलवी को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा कोई भी बयान न दे जिससे समाज टूटे। अगर समाज को जोड़कर चलना है तो समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। क्यों नहीं ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद, क्यों नहीं ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं भारत में जब दंगा होते हैं, और जब खामनेई के ऊपर कुछ हो गया तो अपने गहने, जेवर, पैसे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं वो हमारे रहबर है। रहबर खामनेई है, तो इस देश में रहने की क्या जरूरत है? इस देश के संसाधनों को यूज करने की क्या जरूरत है? इस देश के नौकरियों में आरक्षण लेने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि उन लोगों को ईरान ही चले जाना चाहिए और अपने संसाधनों को बेच बाच के जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, खुद भी चले जाके ईरान के युद्ध में लड़के अपना सहयोग ईरान को देना चाहिए। अंत में ये तो कहेंगे कि देखिए मुस्लिम है, मौलाना है, और देखो टारगेट को कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है। किसी पे तो होती नहीं, बहुत सारे हिंदू भी ऐसे हैं जो कि अभी देखिए, जो बिहार की रैली में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिए थे, वो लोग हिंदू ही थे, उनके साथ भी वही कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं इससे हम मना नहीं कर सकते कि हिंदू हैं, मुस्लिम हो या कुछ भी हो, जो गलत करेगा उसके लिए कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए मौलाना साहब अब्दुल जी, जो अब्दुल साहब थे, उन्होंने जिस तरीके से बड़े बोले, और वो अब माफ़ी भी मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये समझ से परे है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ने ये सब हरकतें या इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए मजबूर करती है। बाकी कानून अपना काम कर रहा है। और कैसे आप देख रहे हैं इस कार्रवाई को, और आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।